ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने और उज्जैन के पहले कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो दस्तक 90.8 FM के स्टूडियो पर। और मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत। दोस्तों, हम लेकर हाजिर है कार्यक्रम जीवन की डोर सेहत, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं स्वास्थ्य संबंधित बहुत सारी जानकारियां। और हमारा यही प्रयास रहता है कि हमारी जानकारियों के द्वारा रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को स्वास्थ्य संबंधी लाभ मिलते रहें। हमारे कार्यक्रम जीवन की डोर सेहत के माध्यम से सभी प्रकार की बीमारियों के विषय में खास बातचीत की जाती है और हमारे साथ मौजूद होते हैं उस विषय के विशेषज्ञ। और इस कड़ी में आज के एपिसोड में हम लेकर आए हैं महत्वपूर्ण जानकारियां, और इन जानकारियों को साझा करने के लिए आज विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं उज्जैन के अनुभवी और जाने माने नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जे.के. शर्मा सर, अवंती सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका रेडियो दस्तक 90.8 FM के स्टूडियो पर। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार श्रोताओं, दस्तक उज्जैन के श्रोताओं को सबको मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर जयंत कुमार शर्मा, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, अवंती अस्पताल उज्जैन में हूँ। मैं हमीदिया अस्पताल भोपाल में नाक कान गला रोग का विभागाध्यक्ष रहा हूँ। आर.डी. गार्डी कॉलेज में प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष भी रहा और डीन भी रहा 8 वर्ष तक। अब मैं अवंती अस्पताल उज्जैन में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। सर, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि नाक कान गला रोग के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण जो रोग होते हैं उसमें सबसे मुख्य रूप से हम सुनने में आता है कि एक टॉन्सिस की जो प्रॉब्लम्स होती है, जो खासकर बच्चों में या कुछ विशेष वर्ग में, तो ये टॉन्सिलाइटिस क्या होता है? टॉन्सिस जो होते हैं ये गले के पिछले हिस्से में अंदर जीभ की जड़ के और तालू के बीच में दोनों तरफ लिम्फाइड टिश्यू होता है। इसका मुख्य कार्य जो होता है वो अपनी शरीर को इम्यूनिटी प्रदान करने का होता है, जिससे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़े, प्रतिरक्षण हो। ये बहुत ही अच्छा ग्लैंड होता है और नॉर्मली ये जैसे चौकीदार की तरह काम करता है। शरीर के जो सांस लेने का और खाने की जो नाली है उसके दरवाजे पे दोनों तरफ चौकीदार जैसे टॉन्सिस रहते हैं। और ये अपने अंदर जो बैक्टीरिया शरीर के अंदर जाते हैं या कीटाणु जाते हैं, जीवाणु जाते हैं, उनको नष्ट करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं तथा ये शरीर के अंदर एंटीबॉडीज बनाते हैं। और इस तरह से इनका विशेषकर बच्चों में बहुत अधिक महत्वपूर्ण कार्य रहता है। तो जैसा कि श्रोताओं आपने सुना, सर ने बताया कि टॉन्सिलाइटिस क्या होता है, किस तरह से हमारे गले के द्वार पर वो किस तरह से जीवाणु, रोगाणु और इनसे हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करता है और हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है। इसी कड़ी में हम सर से जानना चाहेंगे, सर ये टॉन्सिलाइटिस कितने प्रकार के होते हैं? टॉन्सिलाइटिस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं जी। एक एक्यूट टॉन्सिलाइटिस जो कुछ दिनों के लिए होता है, 3-4 दिन होता है, उसमें गले में दर्द होता है, बुखार होता है, खाने में तकलीफ होती है, निगलने में तकलीफ होती है। और आप गले के अंदर देखेंगे तो दोनों तरफ टॉन्सिल्स लाल हो जाते हैं और बाहर के लिम्फ नोड्स भी बढ़ जाते हैं और उनमें सूजन आ जाती है। ये बच्चों में ज्यादा अधिक होता है पर बड़ों में भी हो सकता है, वयस्कों में भी होता है, किंतु बच्चों में अधिक कारण से होता है। और जब एक्चुअली अपने लोग बाहर का पानी पीते हैं या खाना खाते हैं या बाहर किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के संपर्क में आते हैं उस समय अपने को बैक्टीरिया का अटैक होता है, बैक्टीरिया जाते हैं और टॉन्सिल्स का काम बैक्टीरिया को रोकना होता है। किंतु यदि शरीर की इम्यूनिटी कम हो या बैक्टीरिया ज्यादा प्रभावशाली हो तो इसके कारण टॉन्सिल्स में सूजन आ जाती है और उसमें दर्द होने लगता है और पस भी कभी कभी पड़ जाता है, मवाद पड़ जाता है उसमें। तो श्रोताओं, आपने सुना, सर ने हमें बताया टॉन्सिलाइटिस कितने प्रकार के होते हैं और उनमें क्या परेशानी किस तरह से खड़ी होती है जब हम किसी संक्रमण वाले व्यक्ति के संपर्क में आते हैं या बाहर का कोई खाद्य पदार्थ खाते पीते हैं। सर, इसी क्रम में हम जानना चाहेंगे कि टॉन्सिल्स के क्या क्या लक्षण होते हैं? एक्यूट टॉन्सिलाइटिस जो होता है उसमें मुख्य लक्षण गले के अंदर दर्द होना है, बुखार आना है, खाने पीने में दर्द होना है और निकलने में भी दिक्कत होती है, गले में बाहर भी सूजन आ जाती है जी। दूसरी तरह का जो टॉन्सिलाइटिस होता है जो कि बार बार होने से होता है, यदि एक बार इलाज ठीक से नहीं करवाया
या बार बार संक्रमण होता है या शरीर के अंदर की इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो फिर ये बार बार यदि होता है तो फिर उसको क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस में लक्षण इतने अधिक नहीं होते हैं, किंतु उसमें बार बार बुखार आना, बार बार गले में दर्द होना होता है, मुंह से बदबू भी आती है और बच्चों की क्षमता है कम हो जाती है। वो बार बार बुखार आता है तो उनकी पढ़ने लिखने की क्षमता भी कम हो जाती है और उनकी जो शरीर का जो ग्रोथ होती है उसमें भी रुकावट होती है। तो सामान्यतः ये जो लक्षण सर आपने बताए हैं उससे किस किस तरह से स्वास्थ्य के ऊपर, शरीर के ऊपर उससे क्या नुकसान हो सकते हैं, तो सावधानी इसमें जरूरी है कि अच्छी इम्यूनिटी शरीर की रखी जाए। सर इसी क्रम में हम जानना चाहेंगे कि ये टॉन्सिल्स होने के मुख्य कारण क्या होते हैं? मुख्य कारण जो होता है, एक तो जब बच्चा अपने घर से बाहर निकलने लगता है 3 साल की उम्र के बाद, दूसरे बच्चों के साथ खेलता है तो वहाँ पर धूल लगने का या दूसरे बच्चों में यदि संक्रमण है तो उससे संक्रमण लग सकता है, या बाहर का अशुद्ध पानी, साफ पानी नहीं हो, जो अस्वच्छ पानी हो उससे, या बाहर की तली गली चीजें या पुराने बासी फल खाएं उनसे हो सकता है। जी, तो श्रोताओं आपने सुना कि किस तरह से टॉन्सिल्स होने के मुख्य कारण रहते हैं। सर हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये क्या आनुवांशिक रूप से भी हो सकता है? नहीं, वैसे इसका आनुवांशिक कोई प्रभाव नहीं होता है, किंतु ज्यादातर क्या होता है, परिवार एक जैसे वातावरण में रहते हैं तो सब भाई बहन एक ही परिवार में रहेंगे, उसी वातावरण में रहेंगे, तो उसके कारण एक परिवार के कई बच्चों को हो सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, किंतु इसका आनुवांशिक कोई नहीं होता है कि माँ बाप को है तो बच्चों को भी होगा ही। तो इसका मुख्य कारण सर इम्यूनिटी ही समझ में आता है कि बच्चों में एक तो संक्रमण वाले के व्यक्ति के साथ में रहना और खान पान, खाद्य पदार्थ, मुख्य रूप से कुछ अगर बासी फल वगैरह खाए हैं तो वो भी एक कारण इसमें माना जाता है। आनुवांशिक रूप से इसमें कमी पाए जाते हैं टॉन्सिल, जो कि परिवार में अगर कोई व्यक्ति है तो उसमें संभावना रहती है। तो श्रोताओं आपने सुना, सर ने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि टॉन्सिल किस कारण से होते हैं। तो सर से हम जानना चाहेंगे कि सर टॉन्सिल के दौरान किस तरह का खान पान व्यक्ति का होना चाहिए? जब आपको टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन हो तो एक तो सॉफ्ट खाना खाना चाहिए, नरम खाना खाना चाहिए, कड़क चीजें नहीं खाएं, गरम खाना खाएं, ठंडा खाना नहीं खाएं या बासी खाना नहीं खाएं, खट्टे ज्यादा पदार्थ जो खट्टे होते हैं वो उनका उपयोग कम से कम करें। जैसे जिस तरह से अचार वगैरह जो बच्चे कॉमनली या खाते हैं तो वो उन चीजों से अवॉइड करना चाहिए जो चीजें खट्टी होती हैं। खट्टी होती है या मसाले ज्यादा रहते हैं। जी, तो कड़क चीजों से सर तात्पर्य की किस तरह से, थोड़ा सा अगर आप विस्तार से बताना चाहें? जैसे पापड़ वगैरह है या तली हुई चीजें होती है कड़क जो हो जाती है, वो टॉन्सिल्स में उसके टुकड़े चुप जाते हैं, तो उसके कारण सूजन और ज्यादा बढ़ जाती है। जी, तो बहुत ही अच्छी जानकारी सर आपने दी कि खान पान ठीक तरह से रख के टॉन्सिल का उपचार किस तरह से किया जा सकता है। सर ये टॉन्सिल होने पर किन चीजों से हमें या व्यक्ति को परहेज करना चाहिए? परहेज मैंने जैसा अभी बताया आपको कि तली हुई चीजें, मिर्ची मसाले की चीजें ज्यादा नहीं खाएं, पानी जरूर बार बार पीते रहें। पानी की कमी के कारण भी आपका रोग क्षमता कम होती है। साथ में गर्म कुनकुना पानी लें या गर्म पानी लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। साथ में नमक के पानी से, गर्म पानी से गरारे करें, कुल्ला करें तो उससे भी सूजन कम हो जाती है टॉन्सिल्स। तो सर ने जैसा अभी बता ही दिया है, पर फिर भी हम जानना चाहेंगे कि सर ये टॉन्सिल होने पर और क्या करना चाहिए? टॉन्सिल्स यदि आपको बुखार आ रहा है बच्चे को या दर्द हो रहा है, सूजन है, तो खाना पीना नहीं खा सकता, तो उसको दवाइयाँ लेना पड़ेगी। दवाइयों में मुख्य रूप से एंटीबायोटिक दवाइयाँ होती है जो कि बैक्टीरिया की विरोधी होती है। साथ में बुखार के लिए पैरासीटामोल या इस तरह की दवाई दी जाती है बुखार उतरने के लिए, यदि बुखार हो तो। साथ ही यदि सूजन हो तो सूजन उतरने की। साथ में बॉडी की इम्यूनिटी ठीक करने के लिए विटामिन सी एक तो बहुत आवश्यक है, विटामिन सी की गोलियां जरूर देना चाहिए उसमें। साथ में यदि हीमोग्लोबिन वगैरह की कमी रहती है तो फिर उसका भी करेक्शन करना चाहिए। सर ने बताया कि टॉन्सिल होने पर हमें क्या क्या करना चाहिए, और जिस व्यक्ति को टॉन्सिल हो जाता है तो उसे सर यह भी जानना चाहेंगे कि उसे क्या नहीं करना चाहिए? नहीं, वो जैसे मैं अभी पहले भी बतला चुका हूँ, उसे बाहर का खाना पीना कम करना चाहिए, धूल वगैरह में कम जाएं या फिर मास्क लगा के जाएं तो जिससे अपना बचाव हो। किसी बच्चे को दूसरे को इन्फेक्शन है तो उसके पास नहीं जाए।
श्रोताओं, आपने सुना कि सर ने बताया टॉन्सिल्स को रोकने के लिए जो मुख्य रूप से सर ने उपाय बताए हैं उनमें मास्क लगाकर हम सुरक्षित रह सकते हैं और धूल इत्यादि चीजों से और संक्रमण वाले व्यक्तियों से दूर रहकर हम इससे बचाव कर सकते हैं। सर, इसी क्रम में हमारे श्रोता जानना चाहेंगे क्या टॉन्सिल को घर पर भी उपचार के द्वारा ठीक किया जा सकता है? नहीं, साधारणतः जो एक्यूट टॉन्सिलाइटिस होता है जी, उनको दवाइयाँ घर पर देकर भी ठीक किया जा सकता है, उसमें कोई वो नहीं है। जैसे मैंने बताया कि एंटीबायोटिक दवाइयाँ, दर्द की दवाइयाँ घर पर लेकर भी दी जा सकती है। साथ में नमक के पानी के गरारे करें सब सुबह शाम, उससे भी बहुत फायदा मिलता है। किंतु यदि बार बार टॉन्सिल्स होते तकलीफ होती है जिसको क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस बोलता है और जिसमें शरीर का ग्रोथ बच्चों की रुक जाती है और यदि उनका जैसे वर्किंग आवर्स या स्कूल का बहुत ज़्यादा लॉस होता है बार बार बीमार होने से, तो फिर उनको हम सलाह देते हैं कि उनकी ऑपरेशन करवाया जाए। जी, तो सर ने जिसे हम पूछना चाह ही रहे थे कि टॉन्सिल का इलाज उपचार किस तरह किया जाता है, तो सर हमारे श्रोता जानना चाहेंगे थोड़ा सा विस्तार से इस बारे में हमारे श्रोताओं को जानकारी मिले। जैसे मैंने बताया कि आपको दवाइयाँ से अधिकतर केसेस ठीक हो जाते हैं। करीब 80% केसेस में ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ज़्यादातर केसेस नमक के पानी के गरारे करने से, बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने की दवाइयों से तथा विशेषकर एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा लेने से। अधूरी दवाई की 3 दिन ले लिया, ठीक हो गया और बंद कर दिया, उससे बार बार इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा। तो पूरा इलाज लेना चाहिए, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है वो पूरा लें, पूरी तरह ठीक होने के बाद ही दवाइयाँ बंद करें, दवाइयाँ बीच में नहीं रोकना चाहिए। जी, तो जैसा कि श्रोताओं आपने सुना, सर ने हमें विस्तार से बताया, इसमें मुख्य रूप से चिकित्सक की सलाह ही इसमें लेना चाहिए और हमारी इम्यूनिटी का ठीक से ध्यान रखना चाहिए ताकि आप टॉन्सिल्स इत्यादि बीमारियों से बचा जा सके। सर, नाक कान गले के आप चूंकि विशेषज्ञ हैं तो थोड़ा सा हम नाक कान गला रोग जो एक्सपर्ट होते हैं तो उन्हें किस तरह से ये नाक कान और गले को आपस में किस तरह से संबंधित रहते हैं, इसकी थोड़ी सी कार्यप्रणाली हमें बताना चाहेंगे सर? देखिए, गला जो होता है वो तो मुंह से खाने की नली तक जो हिस्सा जाता है उसको गला बोलते हैं, थ्रोट बोलते हैं, फेरिंग्स और ओरल कैविटी होती वो होता है। नाक जो होती है, नाक के आसपास दोनों तरफ खोखले हवा के गड्ढे होते हैं जिनको साइनसेस बोलते हैं और नाक के भी पीछे की तरफ ये गले से ही जुड़ा रहता है। तो नाक के भी जो सिक्रीशंस होते हैं वो भी गले से जुड़े रहते हैं। कान और नाक के बीच में भी एक ट्यूब रहता है जिसको यूस्टेशन ट्यूब बोलते हैं। तो कान के अंदर हवा का प्रेशर देने के लिए भी वही नली काम में आती है और कान के अंदर भी जितने सिक्रीशंस नॉर्मल रहते हैं वो सब उस ट्यूब के द्वारा गले में आते हैं। तो ये तीनों प्राकृतिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो सर, जैसा आपने अभी बताया कि किस तरह से नाक कान गला आपस में जुड़े हुए हैं और उसी में आपने जिक्र भी किया कि नाक के अंदर जो हवा के लिए साइनस के बारे में जिक्र किया। तो सर, एक आम तौर पर सामान्यतः सुनने में आता है कि एक लोगों में साइनस रहता है, तो या साइनस उनको हो गया है या वो साइनस से पीड़ित हैं। तो ऐसे में सर हम जानना चाहेंगे कि साइनस क्या है? साइनस तो एक सामान्य स्ट्रक्चर है। हर व्यक्ति के नाक के आसपास हवा के खोखले हिस्से होते हैं जिनको साइनस बोलते हैं। वो सामने की तरफ, सामने वाली हड्डियों में भी होते हैं, मैक्सिला में, ऊपर सिर के ऊपर फ्रंटल उसमें भी रहते हैं और पीछे की तरफ भी रहते हैं। ये कई सेल्स रहते हैं। इन सेलों में भी वही जो म्यूकोसा रहती है, चमड़ी वही रहती है जो नाक में रहती है, वही चमड़ी उनके अंदर भी जाती है और सिक्रीशंस वहाँ पे भी बनते हैं। तो नॉर्मली ये अपने सांस लेने के लिए भी उपयुक्त है। सांस जो अपनी ठंडी हवा बाहर से जाती है उसको गर्म करके अंदर भेजना पड़ता है, तो ये गर्म करने का काम भी साइनसेस करते हैं। साथ ही साइनसेस से अपनी आवाज में वॉल्यूम अच्छा बढ़ जाता है और स्कल हल्का हो जाता है। तो ये सब नाक से जुड़े हुए रहते हैं साइनसेस। किंतु यदि नाक में इन्फेक्शन हो तो साइनस से आने वाली नलियां नाक के अंदर ब्लॉक हो जाती हैं और जब ब्लॉक होती है तो साइनसेस के अंदर भी सिक्रीशंस बनते रहते हैं, उनका रुकाव हो जाता है। तो जैसे कोई भी नाली बंद हो जाएगी तो उसके आसपास पानी इकट्ठा होने लगता है, तो इनके अंदर साइनसेस के अंदर फ्लूइड इकट्ठा होने लग जाता है और उस फ्लूइड के इकट्ठे होने से इन्फेक्शन हो जाता है और जब साइनसेस का इन्फेक्शन होता है उसको साइनोसाइटिस बोलते हैं।
तो श्रोताओं, आपने सुना सर ने साइनस क्या होता है उसके बारे में बहुत ही विस्तार से हमारे सभी को जानकारी दी। निश्चित रूप से ये बहुत ही उपयोगी जानकारी रही होगी आपके लिए भी और हमारे सभी श्रोताओं के लिए भी। तो सर, इसी क्रम में हम जानना चाहेंगे कि ये साइनस कितने प्रकार के होते हैं? साइनोसाइटिस जो होता है वो जैसे कि टॉन्सिल्स में भी होता है जी। एक्यूट साइनोसाइटिस होता है जब इन्फेक्शन एकदम से हुआ है, नाक बंद होने के कारण इन्फेक्शन हुआ, सूजन आ गई, उसके कारण दर्द होता है, सिर में दर्द भी होता है, नाक बंद हो जाती है और नाक से मवाद भी आने लगता है कई बार, या पानी आता है। ये कई बार एलर्जी के कारण भी होता है और कई बार दूसरे अन्य कारण होते हैं जो कि ऑब्स्ट्रक्शन, नाक में हड्डी बढ़ जाती है उसके कारण भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है, या नाक में मांस कोई सा बढ़ गया उसके कारण भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है। उन सब से साइनोसाइटिस हो सकता है। और यदि बार बार जिसको साइनोसाइटिस होता है उसको क्रॉनिक साइनोसाइटिस बोलते हैं। और क्रॉनिक साइनोसाइटिस का उपचार अलग होता है, एक्यूट का अलग होता है। जी। तो सर, इसके जैसे आपने बताया कि ये प्रकार हैं, इसके क्या कारणों से सर ये पनपता है सर? ये कारण इन्फेक्शन के वही होते हैं जो कि गले में होते हैं। जैसे नाक के कारण ज्यादातर धूल की एलर्जी होती है, धूल जाने से होता है, या वातावरण में बैक्टीरिया हो तो होता है, या कई बार किसी व्यक्ति को विशेष को कुछ खाने पीने में ऐसा आ जाता है जिसके कारण उसको सूजन आ जाती है नाक के, जैसे गले में सूजन आपको बताया खट्टी चीजों वगैरह से हो सकती है, इसमें किसी से भी आ सकती है। साथ में जब मौसम बदलता है तो एकदम से ज्यादा ठंडी हवा चलेगी या ज्यादा गर्म हवा लगेगी, उससे भी साइनसिस में सूजन आने का खतरा रहता है। जी सर, इसमें भी हम हमारे श्रोता जानना चाहेंगे क्या इसमें अनुवांशिकता वाला कोई इसमें वो कारण तो नहीं होता? अनुवांशिकता का वैसे तो कोई कारण नहीं रहता है, किंतु जो नाक की बनावट रहती है वो जैसे पिता की नाक की बनावट होगी, हड्डी टेढ़ी होगी, नाक टेढ़ी होगी, साइनसिस कम है ज्यादा है, उसके हिसाब से हो सकता है, किंतु उसका बीमारी से अधिक संबंध नहीं रहता। केवल नाक के बीच का जो हड्डी होती है उसका टेढ़ापन होता है, तो उसके कारण साइनसिस परिवार में ज्यादा हो सकता है। जी। तो आपने श्रोताओं सुना कि साइनस किस प्रकार से होता है और उसके क्या कारण होते हैं। तो सर, साइनस की पहचान या उनके लक्षण क्या होते हैं? साइनस की पहचान एक तो सबसे अधिक जो होती है सिर में दर्द होता है। सिर में दर्द एक साइड भी हो सकता है, दोनों साइड भी हो सकता है। कई बार दर्द नहीं होता, केवल भारीपन बना रहता है। दूसरा होता है नाक से सांस लेने में थोड़ी दिक्कत आने लगती है, सांस बंद होने लगती है, या नाक से फिर पानी आता है या मवाद आने लगता है। खांसी भी आ सकती है क्योंकि जो मवाद होता है पीछे गले में जाता है, तो उससे खांसी भी आ सकती है। जी। श्रोताओं, आपने सुना सर ने हमें साइनस के लक्षण बताए हैं। सर, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि क्या घरेलू उपचार के द्वारा भी साइनस ठीक किया जा सकता है? घरेलू उपचार के द्वारा निश्चित रूप से ठीक किया जा सकता है। इसमें घरेलू उपचार में पानी की भाप ले सकते हैं, सवेरे शाम भाप लेंगे तो उससे मॉइस्चर बढ़ेगा नाक के अंदर और सूजन कम होगी और नाक की नलियां खुल जाएंगी, उससे काफी आराम मिलता है। साथ में ठीक से सांस लिया जाए, प्राणायाम किया जाए, उसके कारण भी काफी आराम मिल सकता है। इससे नाक को नमक के पानी से धो भी सकते हैं, जैसे कि योगिक क्रियाओं में बताया जाता है, जल नेति करना, उससे भी काफी आराम मिल सकता है। तो जैसा कि सर ने बताया कि एक तो घरेलू उपचार और योगासन की सहायता से किस तरह से साइनस की बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है या उसकी तकलीफ को दूर किया जा सकता है। सर, इसी क्रम में हम जानना चाहेंगे कि साइनस के लिए डॉक्टर की सलाह कब जरूरी होती है? जब आपको सिर में दर्द बना रहे हमेशा, या नाक बंद रहे, या बार बार बुखार आने लगे उसके कारण, तो फिर आपको डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। डॉक्टर जांच करेंगे नाक की, गले की, साथ में इसका एक्सरे भी करवाते हैं या सीटी स्कैन करवाते हैं, उससे साइनसिस की पोजीशन कैसी है, क्या कंडीशन है मालूम पड़ता है। यदि अंदर मांस बड़ा होगा या हड्डी बड़ी होगी तो फिर इसका उपाय ऑपरेशन होता है। किंतु यदि हड्डी बड़ी हुई नहीं है या मांस बड़ा हुआ नहीं है, केवल साइनसिस से सूजन आ गई है, तो नाक के अंदर दवाइयां डाल के, ड्रॉप्स डाल के तथा एंटीबायोटिक दवाइयों से और सूजन कम करने की दवाइयों से, दर्द कम करने की दवाइयों से इसका उपचार हो सकता है। साथ ही बॉडी इम्यूनिटी अगेन इसमें इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है कि शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, उसके लिए विटामिन सी लेना चाहिए, हरी सब्जियां ज्यादा खाएं,
और बाहर का खाना जैसे मैंने पहले भी बतलाया था उसका कम से कम उपयोग किया जाए। साइनस से बचने के लिए सर कौन से उपाय किए जा सकते हैं? साइनस से बचने के लिए एक तो अब फिर से किसी भी इन्फेक्टेड व्यक्ति के संपर्क में नहीं आए, धूल से बचें। यदि अपन बाहर यात्रा कर रहे हैं जहाँ धूल वगैरह की संभावना ज्यादा है तो अपन मास्क लगा के रखें, तो उनसे काफी हद तक बचा जा सकता है। जी सर, इसी क्रम में हम जानना चाहेंगे, प्राय यह सुनने में आता है कि ऑपरेशन के पश्चात साइनस फिर से बढ़ जाता है या उन्हें फिर वापस से ऑपरेशन की सलाह दी जाती है। तो कुछ केसेस में देखने में आता है कि इस डर के कारण मरीज ऑपरेशन ही नहीं कराता है। तो यह क्या भ्रांति है या इसमें इसके मुख्य कारण क्या है सर? नहीं, पूरी तरह भ्रांति तो नहीं है ये जी, क्योंकि साइनस में जो इन्फेक्शन होता है जी, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है और एलर्जी के कारण भी होता है जी। और एलर्जिक फैक्टर यदि बने रहेंगे जी, जैसे धूल वगैरह लगती रहेगी या आपका वातावरण वैसा ही रहेगा, कई बार फसलों में जो नए फूल आते हैं, परागण आते हैं, उसके कारण भी एलर्जी होती है, या घर के अंदर कारपेट्स वगैरह रहते हैं, दरियां रहती है, बिस्तर रहते हैं, उनकी ठीक से यदि सफाई नहीं होती तो वहाँ पे भी एलर्जी रहते हैं जिनसे एलर्जी हो सकती है। तो यदि आप अपनी स्वच्छता का ध्यान नहीं रखेंगे तो कुछ केसेस में वापस होने के चांसेस रहते हैं, हो सकते हैं। जी, तो ऑपरेशन कराने के पश्चात फिर उन्हें पुनः ऑपरेशन की सलाह दी जाती है या उसको दवाई के द्वारा ही या उपचार के द्वारा ही ठीक किया जाता है? अधिकतर केसेस में केवल उपचार की ही जरूरत होती है जी। पर जिन केसेस में कोई ग्रोथ हो जाती है या अपना मांस वगैरह नाक में बढ़ जाता है, पॉलिप जिसको बोलते हैं, यदि पॉलिप बढ़ गए हैं तो हो सकता है उसकी सर्जरी फिर से करवाना पड़े। पर अधिकांश केसेस में जो इन्फेक्शन होता है उसमें यदि सावधानी रखें, नाक का बाद में ख्याल रखें, उसकी धुलाई करते रहें, स्वच्छता, इरिगेशन, डॉक्टर बतलाते हैं कि नाक का इरिगेशन करना चाहिए नॉर्मल सलाइन से, तो वो यदि रेगुलर करते रहें और इलाज करते रहें तो फिर से ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। जी, तो श्रोताओं, आपने सुना कि जिस तरह से साइनस में ऑपरेशन के जो भ्रांतियां जुड़ी रहती है उससे जुड़ी हुई बहुत ही अच्छी जानकारी सर ने आज हमें यहाँ दी। सर से हम इसी क्रम में जानना चाहेंगे, साइनस किस आयु वर्ग के व्यक्तियों में होता है सर? साइनस वैसे किसी भी आयु वर्ग में हो सकता है, क्योंकि अधिकांशतः ये युवा वर्ग में और प्रौढ़ अवस्था में ज्यादा होता है। युवा वर्ग में सबसे अधिक होता है क्योंकि वो बाहर ज्यादा घूमते रहते हैं, उनका कार्य क्षेत्र बाहर रहता है, उनमें ज्यादा होता है। जी, तो सर बाहर रहने से मतलब उनमें किस तरह की संभावना रहती है, या प्रदूषण के कारण या संक्रमण? प्रदूषण के कारण भी, संक्रमण के कारण भी, एलर्जी होने के कारण भी, ये सब कारण जुड़े रहते हैं इसके कारण, क्योंकि बाहर जो जाता है उनको ज्यादा एक्सपोजर मिलता है। जी, तो उसमें मुख्य रूप से हमें सावधानी के लिए मास्क इत्यादि का ही प्रयोग करना चाहिए। मास्क का प्रयोग करना चाहिए जी। धूल वगैरह में से बचें तो ज्यादा अच्छा है जी। नई फसल के टाइम में बचें जी, तो उससे इन चीजों का रिकरेंस नहीं होता जी। सर, जो साइनस या नाक से संबंधित बीमारियों के मरीज रहते हैं उनके लिए कुछ विशेष तरह के मास्क डिजाइन किए जाते हैं? यदि बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो विशेष मास्क जो 95 मास्क रहता है जिसको बोलते हैं, वह सबसे अच्छा होता है। उसमें बचाव सबसे अच्छा होता है। साधारण सर्जिकल मास्क में उतना बचाव नहीं होता है जितना कि N95 मास्क जो होता है उनमें होता है जी। तो सर, अगर साइनस किसी व्यक्ति को है तो उसे क्या सांस लेने में भी परेशानी रहती है? रह सकती है। जब एक्यूट इन्फेक्शन होगा तो सूजन आ जाती है अंदर, नाक के अंदर भी, या मांस बढ़ जाता है, पॉलिप बढ़ जाते हैं जैसे मैंने बताया, तो सांस लेने में भी बंद हो जाता है, मुंह खोल के कई बार सांस लेना पड़ता है उसके लिए, और खर्राटे भी आ सकते हैं उसके कारण जी। तो मतलब यह संबंधित इससे जुड़ा हुआ रहता है कि मुंह से सांस लेना फिर उपयुक्त रहता है अगर किसी व्यक्ति को अगर नाक में साइनस हो तो उस दौरान मास्क का प्रयोग कैसे करना चाहिए सर? नहीं, मास्क का प्रयोग तो आपको बाहर, घर से बाहर जाए तो करना चाहिए जी। मुंह से सांस लेने से या नाक से सांस लेने से कुछ नहीं, नाक और मुंह तो दोनों मास्क से ढके रहते हैं जी। तो इसलिए सांस लेने में उससे कुछ दिक्कत नहीं है जी। पर मुंह से सांस लेने में फिर गले के इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं, इसलिए अपन ऐसा करें कि उसका उपचार करवा लें तो नाक से ही सांस आए तो ज्यादा अच्छा है। प्राकृतिक तरीका नाक से सांस लेने का है, मुंह से सांस लेने का नहीं है जी। बहुत ही अच्छी जानकारी सर ने बताई कि जो प्राकृतिक तरीका है, कई केसेस में देखने में आता है कि मरीज नाक से जब सांस नहीं ले पाता तो वो मुंह से सांस लेने लग जाता है। तो सर ने बताया कि उसका
उसका इलाज कराएं, उपचार कराएं और प्राकृतिक तरीका जो सांस लेने का है उसका उपयुक्त नाक के द्वारा ही सांस ली जाए। बहुत ही अच्छी जानकारी आज हमारे श्रोताओं को आपने टॉन्सिल और साइनस से जुड़ी हुई रोगों के बारे में दी। सर, हम कान के बारे में भी कुछ आपसे जानकारी चाहेंगे कि ये जिस तरह से नाक और गले में इन्फेक्शन होता है तो कान की सफाई या कान में भी संक्रमण न हो, इसके लिए किस तरह से सफाई हमारे कानों की रखना चाहिए? देखिए, कानों में सफाई आवश्यक नहीं है क्योंकि कान में प्राकृतिक रूप से ऐसा बना हुआ है कि कान के अंदर जो सिक्रीशंस होते हैं वो कान के अंदर जो धूल जाती है, मिट्टी जाती है, इसको धीरे धीरे बाहर निकाल देते हैं, जिसको अपन मैल निकलना बोलते हैं। तो मैल प्राकृतिक रूप से निकलता है, साधारणतः उसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। यदि आप उसको, जिनको खुजली चल सकती है, सूखा हो तो उसमें कान में खुजली चल सकती है, और यदि आप साथ में ईयरबड्स का उपयोग करेंगे तो वो बहुत नुकसानदायक होता है। ईयरबड्स का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए कान को साफ करने के लिए, क्योंकि उसका मतलब ये होगा कि जो मैल बाहर आ रहा है आपने उसको धक्का देके और अंदर भेज दिया वापस, तो वो पर्दे के ऊपर जम जाएगा और फिर वो कान में तकलीफ पैदा करेगा। तो फिर आपको सुनाई देना भी कम होगा, कान में दर्द भी हो सकता है, भारीपन या ब्लॉकेज लग सकता है, बंद लग सकता है कान। फिर उसको साफ करवाने के लिए आपको चिकित्सक के पास जाना पड़ेगा। तो बड्स का उपयोग बिल्कुल ना करें। साथ में कुरेदे भी नहीं, किसी भी चाबी से या काड़ी से या किसी भी चीज से वो कान के अंदर न डालें। यदि आपको खुजली ज्यादा चल रही है तो एक ऑलिव ऑयल या ग्लिसरीन की 1-2 बूंद डाल लें, तो उससे मैल अपने आप धीरे धीरे निकल जाएगा। तो प्राय सुनने में आता है कि जैसे लहसुन का जो प्राय घरों में देखा घरेलू इलाज किया जाता है, लहसुन का तेल गर्म करके थोड़ा सा मामूली कुनकुना करके डाला जाता है, तो यह भी उपयुक्त रहता है? यदि जो वेजिटेबल साइल्स जो रहते हैं, चाहे सरसों का हो या मूंगफली का हो, इनके अंदर मॉइस्चर काफी रहता है, पानी की मात्रा काफी रहती है, तो इसके कारण इनसे फंगस इन्फेक्शन होने का डर रहता है। यदि इनका उपयोग करें तो एक तो कम मात्रा में डालना चाहिए, 1-8 बूंद डालना चाहिए, कोई उसमें लहसुन वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, और उसको गर्म करके, अच्छा गर्म करके फिर ठंडा करके डालें। गरम भी नहीं डालना है और बिना गरम किए भी नहीं डालना है, क्योंकि गरम करने से अंदर का मॉइस्चर पूरा निकल जाएगा, तो उसके बाद ये स्टरलाइज हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, तो उसको फिर डालना चाहिए। सादा केवल डायरेक्ट तेल डाल देने से फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। और यदि सर किसी व्यक्ति को बार बार इस तरह की खुजली आती है तो उन्हें निश्चित रूप से चिकित्सक के पास ही जाना चाहिए? चिकित्सक के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि कारण कई बार स्किन के इन्फेक्शन के कारण भी होता है, कान में इन्फेक्शन के कारण भी होता है, तो वो सब देख के फिर बतलाएं। केवल खुजली सिंपल चीज नहीं होती, कई बार अंदर कान में बीमारियां, जैसे चमड़ी की बीमारी है, जैसे बाहर शरीर में एक्जिमा हो सकता है, तो कान के अंदर की चमड़ी में भी हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, जैसे फफूंद जिसको बोलते हैं, तो उसके कारण भी हो सकता है। तो यदि आपको बार बार हो रहा है तो चिकित्सक को दिखला के उचित उपचार करवाना ज्यादा अच्छा रहेगा। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। तो श्रोताओं, आपने सुना, सर ने बहुत ही अच्छी जानकारी हमें दी और हमारे जो मन में कुछ भ्रांतियां थी उनको भी दूर किया। सर का इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और हम चाहेंगे सर, हमारे रेडियो दस्तक 90.8 FM सुन रहे हैं सभी श्रोताओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं रेडियो दस्तक 90.8 के श्रोताओं को यह कहना चाहूँगा कि नाक, कान और गले की महत्वपूर्ण बीमारियां होती है और उनसे विशेषकर बच्चों को या जो बाहर जाते हैं उनको बचना चाहिए। और बचाव के लिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। स्वस्थ शरीर रहेगा तो आपका स्वस्थ मन रहेगा और आप बीमारियों से बचे रहेंगे। उसके लिए खान पान की विशेष ध्यान रखें कि खान पान में सभी तरह की चीजें साथ में रहें और स्पेशली कुछ फल हो, हरी सब्जियां हो, तो उससे बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी। बच्चों में यदि दूध का प्रयोग भी करें तो यदि एलर्जी बच्चों को नहीं है तो दूध का प्रयोग भी करना चाहिए, उससे कैल्शियम भी बढ़ेगा और फलों का उपयोग करने से विटामिन सी की कमी भी दूर होगी। साथ में हीमोग्लोबिन की कमी नहीं हो, आयरन की कमी नहीं हो। विशेषकर इन दिनों में आप खजूर का उपयोग कर सकते हैं या गुड़ का उपयोग कर सकते हैं, इनसे शरीर की इम्यूनिटी अच्छी रहती है। प्रोटीन ज्यादा रहे, कार्बोहाइड्रेट कम रहे, फैट कम रहे, इसकी ध्यान रखें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सुन रहे हैं 90.8 FM, तो सुनते रहिए और सुनाते रहिए रेडियो दस्तक।